अस्सलाम वालेकुम। आज हम बाकी सारे जो इंस्ट्रूमेंट रह गए थे हमारे ईएनटी के वो कंप्लीट करेंगे। पहले मैंने करवाए थे आपको नेज़ल वाले और लेरिंग्स वाले, ठीक है। उसके एग्जामिनेशन के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे थे वो मैंने सारे पिछली दो वीडियोस में बता दिए थे। अब हम करेंगे वो इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज़ होते हैं एयर के लिए, एयर की एग्जामिनेशन के लिए, और इसके अलावा जो कुछ हमारी इंट्यूबेशन ट्यूब्स थी वो भी करनी है, आज कंप्लीट कर लेंगे आज। सबसे पहले ये इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है आपको, छोटा सा बिल्कुल, ये इसे कहते हैं हम एयर स्पेकुलम, या हम कहते हैं हार्टमैन एयर स्पेकुलम, ठीक है। ये हम एयर की एग्जामिनेशन करने के लिए यूज़ करते होते हैं, सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट हम करते हैं आपको, ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे हमने नोज़ के लिए किया था, किलियन नेज़ल स्पेकुलम, ठीक है। लेकिन ये जो किलियन नेज़ल स्पेकुलम था वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है। लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंशिएटिंग पॉइंट यही है कि ये थोड़ा सा कर्व्ड होता है, ठीक है। तो इसका नाम भी चेंज हो जाता है और इसका फंक्शन भी चेंज हो जाता है। इसे हम कहते हैं लैम्बर्ट्स एंड ओरल स्पेकुलम, ठीक है। इसे हम यूज़ करते होते हैं कोई भी एयर की, अगर हमने सर्जरी करनी है या हमने एयर के अंदर कोई इंजेक्शन देना है तो उसको थोड़ा सा ओपन करने के लिए, थोड़ा सा वाइड करने के लिए हम इसे यूज़ करते होते हैं, ठीक है। अब मैं इसके साथ मैं आपको किलियन नेज़ल स्पेकुलम की पिक्चर भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट है और आगे से बिल्कुल स्ट्रक्चर वैसा ही है। लेकिन ये हमारे पास थोड़ा सा कर्व्ड होगा। इसकी ये कर्व किसी तरह से भी हो सकता है, बस इसने स्ट्रेट नहीं होना। अगर कोई भी चीज़ इस तरह की आ गई है वो स्ट्रेट नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो एंड ओरल स्पेकुलम है। फिर ये हमारे पास है गाउच। हमने पहले नेज़ल के लिए भी गाउच पढ़ा था एक, ठीक है। लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंशिएटिंग पॉइंट यही है कि ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है। ये स्ट्रेट होता है और आगे हमें नज़र आ रहा है कि इसका अंदर से थोड़ा सा ये अंदर से, जैसे हमने कोई चीज़ निकालने के लिए यूज़ करना होता है इसको, ठीक है, गाउच को, मतलब मोस्टली हम बोन के लिए करते होते हैं, तो आगे से स्ट्रक्चर इसका वैसा ही है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ साथ ही जो हमने नेज़ल के लिए यूज़ किया था, ताकि कन्फ्यूज़ ना हो। ये देखें, ये है हमारे पास नेज़ल गाउच और ये हमारे पास है मैस्टोइड गाउच, ठीक है। तो हम मैस्टोइड के लिए यूज़ करते होते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास है ये है जिसे हम कहते हैं रिट्रैक्टर। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जो कि थोड़ी सी कर्व्ड हो और आउटसाइड पे कर्व्ड हो, तो हम उसे हमेशा रिट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते होते हैं। हर ऑपरेशन के लिए हमें रिट्रैक्टर चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रिट्रैक्टर यूज़ होता है इसका स्पेशल सिर्फ इस तरह से है, ये यू शेप का होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे इसका नट लगा होता है। उसके बाद इसके जो दो होंगे प्रोन्स वो आउटसाइड पे होंगे। इसे हम कहते हैं जेनसन सेल्फ रिटेनिंग मैस्टोइड रिट्रैक्टर, क्योंकि ये खुद ब खुद रिटेन रह जाता है, क्योंकि हमने नीचे से इसको जो नट को होते हैं उसको हम फिक्स कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं जेनसन सेल्फ रिटेनिंग मैस्टोइड रिट्रैक्टर। ये आपके बोर्ड में इस तरह से रिट्रैक्टर पड़ा हो सकता है, ठीक है। अब ये और वो डिफरेंट हैं, काम सिर्फ दोनों के सेम है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास जो होल्डिंग होते हैं वो सर्कल की फॉर्म में होते हैं। जैसे हमारी सिंपल सीज़र को हम होल्ड करने के लिए नीचे जैसे होल्डिंग सर्कल होते हैं, इसी तरह से इसका भी है। इसे हम कहते हैं मोलिसन्स मैस्टोइड रिट्रैक्टर। इसे भी हम यूज़ करते होते हैं रिट्रैक्ट करने के लिए मैस्टोइड की सर्जरी के दौरान। नेक्स्ट हमारे पास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं फेराब्यूफ्स पेरियोस्टल एलिवेटर। हम जो बोन को ऊपर पेरियोस्टियम होती है मैस्टोइड के ऊपर, उसको एलिवेट करने के लिए हम इसे यूज़ करते होते हैं। इसी तरह से हमने नोज़ के लिए भी एक पेरियोस्टल एलिवेटर यूज़ किया था, वो आपको याद होगा, वो बिल्कुल छोटा सा होता है और डबल साइडेड से होता है वो, ठीक है। लेकिन इसका जो होता है ये थोड़ा सा काफ़ी बड़ा होता है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि फेराब्यूफ्स को यूज़ कर सकते हैं हम अगर बाहर से कोई स्ट्रक्चर रिमूव करना है। जैसे हम नेल कटर में नेल फाइलर यूज़ करते होते हैं, सेम इस तरह से फंक्शन कर सकता है। हमने बाहर से कोई स्ट्रक्चर रिमूव करना है, ठीक है, तब ये यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह से भी हो सकता है, एक हमारा रिट्रैक्टर और सॉरी एलिवेटर, जिसे हम कहते हैं पेरियोस्टल एलिवेटर। ये थोड़ा सा मतलब साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है और हमें मतलब इसे देखने से भी लग रहा होता है कि कोई ना कोई चीज़ एलिवेट करने के लिए, कोई चीज़ उखाड़ने के लिए यूज़ करना है इसको। नेक्स्ट हमारे पास है, इसे हम कहते हैं क्यूरेट। जैसे कि हमने हर जगह क्यूरेट किए थे, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं कोई भी अगर अंदर से सब्सटेंस निकालना है, ठीक है, किसी भी जगह से, तब हम क्यूरेट यूज़ करते होते हैं। इसे हम कहते हैं लैम्बर्ट्स क्यूरेट, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल स्पून शेप ये होता है आगे से। हमने एक स्पून जो किया था क्लेजियन स्कूप किया था, वो भी बिल्कुल छोटा सा होता है, ठीक
ठीक है, लेकिन वो आई में आएगा और ये हमारे पास ENT में। दूसरी बात ये कि उसका जो होल्डर होता है ना वो इतना बड़ा नहीं होता जितना इसका पीछे होल्ड करने के लिए काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इसे हम कहते हैं लैम्बर्ट्स क्यूरेट। उसके बाद ये भी हमारे पास एक क्यूरेट है जो यूज़ होता है मैस्टोइड की सर्जरी के लिए। नेक्स्ट हम करते हैं, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। इसे हम कहते हैं मैकवन्स क्यूरेट एंड सेल सीकर। इसके डबल साइडेड होता है, ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये हमारे बोर्ड में पड़ा होता है इस तरह से, इसके एक तरफ से वायर लूप की तरह होता है, ठीक है। दूसरी साइड से इसका छोटा सा, बिल्कुल बहुत छोटा सा है ना, हमें एक कप नज़र आ रहा होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं मैकवन्स क्यूरेट, क्योंकि एक साइड पे क्यूरेट का काम करता है और सेकंड जो जगह होती है इसकी वो एज अ वर्क कर रहा होता है हमारे पास सेल सीकर की फॉर्म में। मीन अगर हमने कुछ चेक करनी है मैस्टोइड के अंदर सेल वगैरह तो इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये सिंपल सा एक सीज़र है जिसे कहते हैं स्पंज होल्डिंग फोर्स काफ़ी बड़ा होता है, इस स्पंज को होल्ड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये आपकी डायग्राम है ढिंगरा की, तो इसमें जो एयर इंस्ट्रूमेंट मैंने करवा दी है बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट पे आपके मेनिंगोटोम है, मेनिंगोटोम की मैंने पिक्चर नहीं डाली, आप यहीं से कर लें। इसमें आगे जो इसका सर्कल होगा, सॉरी आगे जो इसका नाइफ होगी वो बिल्कुल डायमंड शेप की होती है जैसे हमने केराटोम में किया था, लेकिन ये उससे डिफरेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक तो ये हमारे पास काफ़ी लंबा सा होता है, दूसरा ये ना इसकी एक एक्यूट एंगल होता है, और ये ENT में होगा तो वो आई में होगा। उसके बाद सेकंड देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि ये मैस्टोइड रिट्रैक्टर है जिसे कहते हैं मोलिसन्स, ठीक है। और मैंने बताया था कि इसके पीछे हमें होल्ड करने के लिए सर्कल्स होंगे। नीचे हमारे पास है जेनसेंस सेल्फ रिटेनिंग मैस्टोइड रिट्रैक्टर। इसके पीछे से मैंने कहा था कि नेट होगा, तो ये खुद ब खुद हम इसे मतलब फिक्स कर सकते हैं एक जगह पे, इसलिए हम इसे कहते हैं सेल्फ रिटेनिंग मैस्टोइड रिट्रैक्टर। थर्ड नंबर पे भी आपका एक रिट्रैक्टर ही है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा कि आगे से उसके जो आगे सरफेस हैं जिससे उसने क्या करना है कि सर्जरी के दौरान उसने टिश्यूज़ को अपार्ट रखना है। इसे हम कहते हैं लैम्बर्ट्स एंडोरल रिट्रैक्टर, और इसके दरमियान में एक ब्लेड होती है, ब्लेड के साथ उसके ऊपर छोटे छोटे से होल्स होते हैं ताकि हर तरह से रिट्रैक्ट हो जाए हमारा टिश्यू। उसके बाद मैंने आपको दिखा दिया है लैम्बर्ट्स एंडोरल स्पेक्यूलम, कि थोड़ा सा टेढ़ा होगा। उसके बाद मैंने बता दिया था आपको मैस्टोइड गाउच के बारे में, जो बिल्कुल स्ट्रेट जैसे हमारा स्पून होता है लेकिन थोड़ा लंबा सा है ये, ठीक है। तो मैस्टोइड गाउच हो गया। उसके बाद हमारे पास है लैम्ब्स क्यूरेट स्कूप, जिसे हम क्यूरेट कहते हैं। इसे हम क्यूरेट करते होते हैं टिश्यूज़ वगैरह, कोई भी मैस्टोइड के अंदर है तो हम निकाल लेते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट देखिए आपका है मैकवन्स क्यूरेट एंड सेल सीकर, तो ये आपका एक साइड से आपका ये सर्कल सा होता है, ठीक है, या आपका मतलब स्पून शेप हो सकता है, और सेकंड साइड से भी इस तरह से ही स्ट्रक्चर है कि एक साइड में हम यूज़ करते होते हैं सेल सीकर के लिए, मीन सेल को चेक करने के लिए, और सेकंड साइड से हम इसको वर्क कर रहे होते हैं एज अ क्यूरेट, ठीक है। इसे हम कहते हैं मैकवन्स क्यूरेट एंड सेल सीकर। उसके बाद आपके पास लास्ट स्ट्रक्चर जो है, जो मैंने आपको दिखा दिया है पिक्चर, इसमें क्या है कि ये इसे कहते हैं फेराब्यूफ्स पेरियोस्टल एलिवेटर। हम पेरियोस्टम को एलिवेट करने के लिए यूज़ करते होते हैं मैस्टोडेक्टमी में, मैस्टोइड की सर्जरी में। यहाँ तक आपके सारे ईयर के इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ रिमेनिंग कुछ रह गए थे इंस्ट्रूमेंट, और वो मैं बता देती हूँ आपको। ये एक सीज़र है, अगर कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है। इसे हम कहते हैं ब्लैक स्ले सीज़र, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल क्रोकोडाइल की तरह है, लेकिन क्रोकोडाइल जो होता है ना उसकी जो आगे पिन होती है, आपने शायद एक अगर वीडियो देखी हो जिसमें मैंने जो रेल वाले इंस्ट्रूमेंट थे मैंने दिखाए हुए हैं जो कि वार्ड में अवेलेबल थे, उसमें जो क्रोकोडाइल था उसकी जो आगे होती है जहाँ होता है वो बिल्कुल पतला सा होता है और थिन सा होता है बिल्कुल, ठीक है, और थोड़ा सा लंबा भी होता है। लेकिन इसके जो होते हैं वो आगे बिल्कुल थिन सा नहीं है, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा गुलाई की फॉर्म में होगा, लेकिन है ये वैसा ही, ठीक है। अगर हमारे वार्ड में जो मोस्टली होता है वो क्रोकोडाइल ही होता है। अगर आप रियल में क्रोकोडाइल को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वो बहुत थिन सा होता है आगे से, ये फिर वही है। और अगर आपको ये मिक्स हो रहा है टिली हैंकल फोर्सेप्स से, तो मैंने बताया था कि टिली हैंकल फोर्सेप में आगे सर्कल्स होंगे, मतलब सुराख होते हैं उसके आगे। ये एक सिंपल सा है, इसे हम कहते हैं टॉवल क्लिप या टॉवल फोर्सेप, जिसे हम इसे हम करते होते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ वगैरह को साइड पे करने के लिए, पकड़ने के लिए। ये फिर से वही है। ये नेक्स्ट मैं बताऊंगी आपको कुछ ट्रैकियोस्टमी ट्यूब्स और एंडोट्रेकियल ट्यूब्स,
ये हमारे पास है ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, इसे यूज़ करते होते हैं। अब यहाँ देखेंगे इसके एक अंदर वाली साइड पे कफ है एक, ठीक है। बाहर वाली साइड पे हमें 2 ट्यूब्स नज़र आ रही हैं। एक ट्यूब हम करते होते हैं इन्फ्लेट करने के लिए कफ को, जो अंदर साइड होती है, और एक को हम यूज़ करते होते हैं एस्पायरेट करने के लिए, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं कफ्ड सक्शन एयर ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, क्योंकि कफ भी है इसके अंदर और सक्शन के लिए भी एक कैनाल है इसके अंदर। ये सिंपल सा मैंने दिखाया हुआ है किस तरह से हम प्लेस करते होते हैं। बाकी आप जब वो मेरी एक ट्रेकियोस्टमी ट्यूब वाली वीडियो देखेंगे तो वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एक ट्यूब बाहर होती है, ठीक है, और एक बाकी एक इनर ट्यूब होती है, एक आउटर ट्यूब होती है, वो सारा वहाँ से क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये है मेटालिक, जिसे हम कहते हैं जैक्सन्स ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। ये मेटालिक की होती है, ये हम तब प्लेस करते होते हैं जब हमने चेक करना हो कि अगर उसकी मतलब उसकी एयर जो कैनाल है वो सही हो गई है, उसको सांस सही आता है। फिर हम इसे रखते होते हैं 48 आवर्स के लिए, उसके बाद इसको भी निकाल देते होते हैं। इसकी 3 ट्यूब्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली ट्यूब होती है वो आउटर होती है, फिर दरमियान वाली जो है वो इनर ट्यूब होती है, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाला होता है उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर को हम यूज़ करते होते हैं जब हम डीकैनुलेशन कर रहे होते हैं, तब हम चेक करते होते हैं कि ऊपर से सांस अगर सही आ रही है उसको, तो फिर हम इसको रिमूव करते हैं बाद में। फिर ये हमारे पास है ओरोफेरेंजियल, ठीक है। ओरोफेरेंजियल ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, ओरोफेरेंजियल ट्यूब सॉरी कहते हैं इसको। हम ये तब करते होते हैं जब इमरजेंसी होती है और फ़ौरन से अगर इंसान को सांस नहीं आ रहा तो हम फ़ौरन से ये डाल देते हैं, ताकि उसको सांस, उसकी जो टंग है वो पीछे क्लूड ना हो, एयरवे को क्लूड ना करे, उसका सांस जो है वो सही से बहाल हो जाए। ये इस तरह से डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और ये थोड़ा सा हार्ड सा होता है, बिल्कुल कर्व्ड सा सी शेप का। ये हमारे पास नेक्स्ट आ गई है, हम इसे कहते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडोट्रेकियल ट्यूब के लिए भी हम एक कफ़ यूज़ करते होते हैं। ये जो कफ़ होता है इसको हम इसको इन्फ्लेट करते होते हैं बाहर वाले स्ट्रक्चर से, ठीक है। एक इन्फ्लेट वाली ट्यूब होती है। इसको करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि हमारे पास जो फेरेंजियल सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है, या अगर हम कोई ऑपरेट कर रहे हैं, सपोज़ करें हम कोई ऑपरेट कर रहे हैं ओरल कैविटी का, तो अगर ब्लड है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि हमें ख़तरा है कि वो एयरवे में जाके प्रॉब्लम कर सकती है, तो इसलिए हम वहाँ पे एक कफ़ इन्फ्लेट कर देते हैं, ताकि सिक्रीशंस अंदर ना जाएँ, कोई ब्लड अंदर ना जाए, कोई भी चीज़ अंदर ना जाए जिससे कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखें, आपने इसको याद रखना है कि एक तो इसके एंड पे एक ट्यूब होगी जिसे इन्फ्लेट करने के लिए, दूसरा ये काफ़ी लंबी सी है, पतली सी है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं ट्रेकियल इंट्यूबेशन कहते हैं या एंडोट्रेकियल ट्यूब कहते हैं। ये देखिए, ये फिर से एंडोट्रेकियल ट्यूब है। नेक्स्ट हमारे पास है नेज़ोफेरेंजियल ट्यूब। अगर हमें ओरल कैविटी की मदद से कोई भी मतलब हमें ओरल कैविटी पेटेंट नहीं है या फिर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जिसे हम प्लेस नहीं कर पा रहे ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब, या फिर हम एयरवे ओरोफेरेंजियल ट्यूब प्लेस नहीं कर पा रहे, फिर हम नेज़ोफेरेंजियल ट्यूब यूज़ करते होते हैं। ये इस तरह से थोड़ी सी पतली सी होती है, लेकिन जैसे हमारे पास एंडोट्रेकियल ट्यूब थी वैसे नहीं है, उसके साथ कफ भी था, इसके साथ कफ भी नहीं है। बाकी ये सिंपल सा एक पतला सा बिल्कुल, ये इस तरह से डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल हो सकता है। तो हम इसे नोज़ के थ्रू डालते हैं, और नेज़ोफेरेंजियल ट्यूब है ये, इसलिए हम इसको मतलब नोज़ से स्टार्ट होती है ये और फेरिंग्स पे एंड हो जाती है, जबकि जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो ट्रेकिया पे एंड होती है। नेक्स्ट हमारे पास है लेरेंजियल मास्क एयरवे। ये हम यूज़ करते होते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब की जगह, ठीक है। उसमें जो हम कफ इन्फ्लेट कर रहे थे वो थोड़ा सा हार्ड सा होता है, जबकि यहाँ पे जो ये लेरेंजियल मास्क एयरवे है, इसको रेगनाइज़ करने का यही है कि इसके आगे जो है ये थोड़ा जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, ये थोड़ा सा इतना मतलब हार्ड नहीं होता, बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है। इसको हम बाद में इन्फ्लेट करते होते हैं, इसलिए हमें ये बाहर एक नज़र आ रही है जिसे हमने इसको इन्फ्लेट करना है एक ट्यूब नज़र आ रही है। इससे हम क्या करते हैं कि इसको हम डालने के बाद इन्फ्लेट कर लेते हैं, और उसके दरमियान में आपको एक होल नज़र आ रहा होगा, उसकी मदद से पेशेंट जो है सांस लेता रहता है, लेकिन कोई भी सिक्रीशन वगैरह जो है वो अंदर नहीं जाती। जब हम एंडोट्रेकियल ट्यूब किसी पेशेंट के अंदर नहीं कर पाते, तो फिर हम उनके अंदर लेरेंजियल मास्क एयरवे हम लगा देते हैं। ये डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल हो सकता है मुख्तलिफ पेशेंट्स के लिए। ये देखिए, इसको प्लेस इस तरह किया जाता है ताकि कोई भी सिक्रीशन वगैरह मुंह के अंदर ना जाए।
ये आपकी ढिंगरा की पिक्चर है इस बुक की, ठीक है। तो उसमें मैं बता देती हूँ कौन कौन से मैंने बता दी हैं आपको। ये टेक्योस्टमी ट्यूब है जो कि सिंपल टेक्योस्टमी ट्यूब है, जिसे फुलर्स भी कहते हैं। इसके साथ कोई भी कफ या फिर कोई भी इन्फ्लेशन के लिए कोई भी चीज़ अटैच नहीं है। जबकि सेकंड देखते हैं हम, जैसे मैंने कहा था कि मेटालिक या फिर जैक्सन्स टेक्योस्टमी ट्यूब, ठीक है। इसके 2 पार्ट होते हैं बताए हुए, और एक ऑप्टूरेटर होता है। उसके बाद हमारे पास है कफ ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। इसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हमें एक ट्यूब नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो उससे हम क्या करते हैं, हम अंदर जो हमारे पास कफ होता है उसको इन्फ्लेट करते होते हैं। लास्ट वाला देखें, इसमें दोनों काम 2 ट्यूब्स नज़र आ रही हैं आपको बाहर की तरफ। तो ये दोनों काम के लिए यूज़ होगा, कफ़ के लिए भी, और इसके अलावा हम सक्शन करने के लिए भी यूज़ करते होते हैं इसको। मेन कोई भी सक्शन वगैरह जो अंदर होती है उसे सक करने के लिए हमें यूज़ करना होता है। ये फिर हमारे पास है लेरेंजल मास्क एयरवे, ठीक है। ये मैंने बता दिया इसका फंक्शन कि हम जब एंडोट्रैकियल ट्यूब नहीं कर रहे होते प्लेस, तो हमने इसे प्लेस कर देना होता है। सो आपके यहाँ तक एंड हो गए हैं। मैंने कोशिश की है कि आपके जितने भी ईएनटी के थे पॉसिबल थे, आपकी बुक के मैंने करवा दिए हैं। इसके अलावा जो वॉट में थे वो भी करवा दिए हैं। इसके अलावा कुछ अगर पिक्चर्स थी वो मैंने ऐड कर दी हैं। कोशिश की है मैंने कि आपको सारे करवा दिए, ठीक है। अगर कुछ भी रह गया है तो वो आप खुद एक दफ़ा देख लीजिएगा।